गौतम शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमेशा की तरह स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन स्वदेश। मार्केट में जाहिर सी बात है वन वे तो कभी होता नहीं है मूव, और अभी शायद वही हो रहा है, लेकिन जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा था, आज भी हमने देखा। और दूसरा, रिजल्ट्स को लेकर मार्केट काफ़ी सेंसिटिव है। हमने देखा टीसीएस पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हमने देखा एचयूएल पर कैसे रिएक्ट किया, हमने ये भी देखा कि विप्रो पर कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने। सो आई मीन, व्हाट इज योर सेंस ऑफ द करंट सिचुएशन इन मार्केट? आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? Good morning, Mihir. Thank you for having me and always good to chat with you. Congratulations on the new channel and wish you all the very best. देखिए, मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट डेफिनेटली काफी ओवरबॉट और ओवर एक्सटेंडेड था। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप कोई भी टेक्निकल स्टडी ले लीजिए, चाहे वो डेली चार्ट पे हो या वीकली चार्ट पे हो, ये पता लग रहा था कि पिछले 5-7 दिनों में जिस तरह का मूव था, एक ब्लो ऑफ था, एक मैडनेस थी स्क्रीन पे, और जब वो फेज आती है तो इट जनरली लीड्स टू अ मिनी टॉप आउट। सो मेरे हिसाब से वो हुआ है। 18,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हमारा वर्किंग टारगेट था काफी दिनों से। वो नंबर मार्केट ने कल मॉर्निंग को टेस्ट किया और वहां से एक छोटी सी रिवर्सल हमने को देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए मार्केट अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। इट नीड्स प्राइस एंड टाइम कंसोलिडेशन। और जैसे आपने ठीक कहा कि रिजल्ट्स के रिएक्शंस अच्छे नहीं रहे, क्योंकि मार्केट हैज फैक्टर्ड इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। अगर आप पिछले 2 महीना में देखें तो मार्केट ने ये समझ लिया है कि पिछले अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, और क्योंकि वो फैक्टर्ड इन थे, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट अगर आती है तो मार्केट उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और उसके कारण हमने ये रिएक्शन देखा। तो मेरे हिसाब से बाजार यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम टर्म ट्रेंड अच्छी है। नीचे में 17,240 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 17,050। तो मेरे हिसाब से ये 2 लेवल सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और ऊपर की तरफ 18,600 के ऊपर जाना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और ये कंसोलिडेशन जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट चला था, रैली थोड़ी सी अनहेल्दी हो गई, और पिछले 12 महीनों में जब भी रैली अनहेल्दी हुई है, मार्केट ने कंसोलिडेशन देखा है। तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है ओवरऑल बुल मार्केट के लिए। मीडियम टर्म सेटअप अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट में अभी भी काफी अपसाइड है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, बट शॉर्ट टर्म थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एग्जॉशन दिख रहा है बाजार में, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वो तो ऑलरेडी बहुत करीब 1 साल से अंडर परफॉर्म करी है निफ्टी को, और स्पेशली उसके अंदर विद इन बैंक निफ्टी आपके कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक लार्जली, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, वो थोड़ा ही चलना चालू हुए थे अभी कुछ हफ्तों से। पीएसयू बैंक्स तो बड़े एक्टिव रहे हैं, एटलीस्ट द बिग पीएसयू बैंक्स। आप इसको किस तरह से, इस जोन को या इस एरिया को, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स को किस तरह से अप्रोच करेंगे इस कंसोलिडेटिव फेज में? देखिए, 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 महीना का सेटअप देखें तो बैंक निफ्टी ने 36,000 से 40,000 का लेवल कल टेस्ट किया। सो देयर वाज आउट परफॉर्मेंस ऑन अ 1 मंथ 1.5 मंथ बेसिस, बट यस, अगर आप 1 साल के बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्म किया। बट बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस मार्केट को बचा के रखेगा। कल आपने देखा कि 4-5 हैवीवेट्स के कारण निफ्टी फिर भी 60 पॉइंट्स का डिक्लाइन था। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। 38,000 38,500 एक सॉलिड सपोर्ट हो गई है, और हमारा इवेंचुअल टारगेट बैंक निफ्टी का 42,000 से 42,500 का है। सो दैट डजंट चेंज। सो अभी ऐसा सिनेरियो आ गया है जहां पर यू हैव टू बी अंडरवेट ऑन निफ्टी एंड ओवरवेट ऑन बैंक्स। और जो टॉप एंड बैंक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एंड इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से वहां काफी अपॉर्चुनिटीज है। सो इस फॉल में, इस गिरावट में बैंक्स को टॉप अप करना चाहिए, और जो पिछले जो विनर्स थे, पिछले 6-8 महीने के जो विनर्स थे, हाई फ्लायर्स थे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे बैंक्स को यहाँ अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाकर चलें, ये गौतम कह रहे हैं। गौतम, साथ ही हम जानते हैं क्योंकि मार्केट एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं चल सकता, कई सारी पॉकेट्स होंगी, कई सारे स्टॉक्स होंगे जो ओवरबोट जोन में चले गए होंगे। अब हमने जैसे कल ही देखा कि एफएनओ स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स में एक शार्प फॉल आया। आईआरसीटीसी में आज भी आप देखें 15% का फॉल देखने को मिल रहा है। आईईएक्स हो, इंडिया मार्ट हो, ये जो एफएनओ स्पेस में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, इसे कैसे कैप्चर करें? क्या मौका आपको लग रहा है अभी यहाँ प्लस करने का, या अभी आप भी इसे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी ही अपनाएंगे?
देखिए, हर बुल मार्केट में एक फेज आता है जहां पर स्क्रीन पे पागलपन दिखती है, और वो हमने आईआरसीटीसी में देखा, काफी दूसरे स्टॉक्स में भी देखा, और ये 2003 से 2007 के बुल मार्केट में भी हुआ था। अगर आपको याद है, नवंबर दिसंबर 2007 में ऐसी पागलपन हमने देखी जहां पर स्टॉक्स ने ऐसे ऐसे लेवल्स टेस्ट किए जो कोई सोच नहीं पा रहा था। तो आईआरसीटीसी वैसा ही था, इट वाज अ पोस्टर बॉय स्टॉक, और ये काफी नॉर्मल सा फॉल है, क्योंकि जो स्टॉक 1500 से चल के 6000 तक जा सकता है 6-8 महीनों में, उसमें फॉल भी वैसे ही आएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट का मोमेंटम जो है वो एक बार ब्रेक हो चुका है, और पिछले जो 6-8-9 महीनों के जो विनर्स रहे हैं, चाहे वो केमिकल स्पेस में हो, अनलॉक ट्रेड में हो, मेटल स्पेस में, आईटी स्पेस में, मेरे हिसाब से वो सब थोड़ा सा अभी करेक्ट करेंगे, और जो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, जिन्होंने लास्ट 3 महीने में ज्यादा कुछ नहीं किया, उसमें अब स्ट्रेंथ आएगी। मार्केट इज गोइंग टू फोकस ऑन देम। सो अभी लो बीटा में रहना बेटर है, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ रहना बेटर है, और जो मोमेंटम स्टॉक्स है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी अगर कुछ भी वॉलेटिलिटी आती है तो इंडिया इंपैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। जी। गौतम, एक बात बताइए, आपने सही कहा कि थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए। कुछ एक स्टॉक्स जहां पर एटलीस्ट फंडामेंटली स्टोरी काफ़ी अच्छी है, हमें पता है कि आगे चल के भी ये इवॉल्व होगी। मिसाल के तौर पे लेट्स से स्टॉक्स लाइक रिलायंस, जहां पर हमने बहुत अच्छा मुंह देखा है, या फिर लेट्स से स्टॉक्स लाइक टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स। अब इन दिनों हो क्या रहा है कि वहां पर भी कभी कभी हम देख रहे हैं कि रिएक्शन बहुत ही स्विफ्ट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की बात करते हैं, आपका व्यू इस समय टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर क्या है, एंड टॉप पिक्स क्या हैं आपकी? It is totally overdone, Mihir. I would not buy any Tata Group stock at these levels. I'm very clear about it. देखिए, at some point you have to realize कि जो हो रहा है ये नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एंड आई थिंक सारे जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं उन्होंने एक ब्लो ऑफ देखा, जिस तरह की मूव टाटा मोटर्स में आई, या केमिकल्स में आई, या टाटा पावर में आई। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है इस लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसका 3 साल का व्यू हो, हाँ, टाटा ग्रुप स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। बट अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो टाटा ग्रुप में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि अडानी ग्रुप में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि वहां पर जो स्टॉक सेटअप्स है वो काफी अच्छे हैं, और पिछले 3-3.5 महीनों में अडानी ग्रुप ने ज्यादा कुछ किया नहीं, वो सारे स्टॉक्स कंसोलिडेशन फेज में थे। सो टाटा ग्रुप से अभी थोड़ा सा दूर रहिए, मेरे हिसाब से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, अंडर परफॉर्मेंस में रहिए, लो बीटा में रहिए, थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। और आपने रिलायंस के बारे में बात किया, मेरे हिसाब से रिलायंस भी बाजार को स्ट्रांग रखेगा, बचा के रखेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो टॉप स्टॉक्स है, चाहे वो एचडीएफसी ट्विंस हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, आईटीसी हो, भारती हो, ये सब के सेटअप्स काफी अच्छे हैं, तो बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा पेन आएगी, क्योंकि जिस तरह का फॉल, जिस तरह का राइज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हमने देखा पिछले 3 महीनों में, आई थिंक इट इज वेरी वेरी ओवर एक्सटेंडेड, और वहां पर गिरावट की काफी पोटेंशियल है। गौतम, जी हाँ, आपने अच्छा एनालॉजी ड्रॉ किया हमारे लिए कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पहले ही इतना अंडर परफॉर्म कर गए थे, बीच में जो उसमें सिंक्रोनाइज सेल ऑफ आया था, तो शायद उधर बाजार का रुझान। अगर हम उन स्टॉक्स के, उस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बात करें, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, काफ़ी फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं अदानी पोर्ट्स में। बाजार के दिग्गज काफ़ी देख के भी आए हैं, मैनेजमेंट से मिल के आए, एक्सचेंजेस पे जानकारी है। आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स किसके नजर आ रहे हैं पूरे अदानी ग्रुप को, अगर आप एक एक करके बड़े स्टॉक्स को एनालाइज करें हमारे लिए? देखिए, एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट इज वे अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। माने जब तक फंडामेंटल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके पहले ही मार्केट उसको काफी पहले से फैक्टर इन कर जाती है। टाटा ग्रुप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बट मार्केट अंडरस्टूड इट 6 मंथ्स बैक, और इसीलिए तेजी आई। अडानी ग्रुप में भी 2020 में वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहे। उसके बाद न्यूज फ्लो के कारण एक कंसोलिडेशन और एक करेक्टिव फेज आया, जो मेरे हिसाब से नॉर्मल था। लोग समझे उस बिजनेसेस को, और अब ये लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं। सो मेरे जो टॉप 2 बेट्स है वो तो अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छी है,
और ये सेफर स्टॉक्स है। बाकी जो अडानी ग्रुप स्टॉक्स है वो थोड़े से स्पेक्युलेटिव है, सो वहां पर रिस्की हो सकती है वीक मार्केट एनवायरनमेंट में कमिटमेंट बनाना। बट आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये दो स्टॉक्स में अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम अडानी ग्रुप एक और सेक्टर जो हमें अभी भी अच्छा लगता है वो है पीएसयू। आई थिंक हम इसके बारे में पिछले 3-4 महीने से बोल रहे हैं कि 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस खत्म हुआ है और अब तेजी चालू हुई है। तो जो पीएसयू इंडेक्स है वो 4400 के लेवल से अभी करेक्ट किया है लास्ट 2 दिन में। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल पुल बैक है, इस फॉल में खरीदना चाहिए। एंड पीएसयू इंडेक्स इज गोइंग टू डू फार ग्रेटर थिंग्स इफ यू हैव अ 6 to 12 मंथ व्यू। ठीक है, सो पीएसयू इंडेक्स पसंद आता है गौतम को, यहाँ पर खरीदारी कर सकता है। साथ ही गौतम, कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स से भी ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, उनके प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैक भी हैं जो एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाहर निकले हैं, जैसे कि रियलिटी इंडेक्स। रियल एस्टेट स्पेस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, फंडामेंटल्स के बारे में तो अभी बात ही नहीं कर सकते। हर कोई लिक्विडिटी के बारे में ही बात करता है, और अगर कोई एक्सक्यूज देना होता है कि कोई स्टॉक क्यों चला, तो उसमें बात यही है कि उसमें मोमेंटम है और लिक्विडिटी है। तो मोमेंटम, फंडामेंटल्स तो एकदम ही बैक बर्नर में चला गया है। पी रेशियो के बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। वो एक रिस्की सिनेरियो है कि मार्केट उस स्तर पे आ गया है जहां पर पीपल हैव लेट गो ऑफ फंडामेंटल्स, और ये अच्छी साइन नहीं है। बट जैसे आपने कहा, रियल एस्टेट वो भी पिछले 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है। वी वर वेरी बुलिश 6 मंथ्स बैक। हम लोगों ने गोल्डीलॉक्स में ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक को रेकमेंड किया। एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट द पोटेंशियल अपसाइड इवन फ्रॉम हियर इज वेरी लार्ज। क्योंकि अगर आप 2008 के हाई से अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी जो राइज हुई है पिछले 6 महीनों में वो बहुत स्मॉल है, और तो काफी बड़ा पोटेंशियल है रियल एस्टेट इंडेक्स में। अगर ये इंडेक्स और 3-4-5% गिरता है तो ये वापस एक रिस्क रिवॉर्ड बाय बन सकता है। और हमारा एनएससी रियल एस्टेट इंडेक्स का टारगेट अबाउट 600 के आसपास है, तो इस लेवल से भी 20 से 25% की तेजी मिलनी चाहिए। सो अगर इसको समराइज करें तो रियल एस्टेट, पीएसयू, ऑटो, बैंकिंग एंड द अनलॉक ट्रेड, ये जो 5 सेक्टर्स है मेरे फेवरेट्स है, और यहां पर कमिटमेंट बनाना चाहिए इस फॉल में। जी गौतम, एक चीज़ बताइए, आपने सही कहा कि शायद थोड़ा मार्केट में मोमेंटम बहुत हेवी था। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें और साथ ही निफ्टी बैंक की भी, बिकॉज इट वाज ट्राइंग टू प्ले कैच अप, और उस वजह से हमने देखा कि मोमेंटम टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द रैली वहां पर काफ़ी क्रिएट हुआ था निफ्टी बैंक पर भी, और उसके कुछ एक कंपोनेंट्स में भी। अब निफ्टी बैंक और इसके कंपोनेंट्स में आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है, और क्या आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक जो क्वालिटी बैंक है, कोटक बैंक, एसबीआई ऑब्वियसली, इन पर आपका कंफर्ट है, और अगर नहीं है जो कि एक संभावना है, तो वो कितना दूर है इन लेवल से? हाउ मच ड्रॉप यू वुड एक्सपेक्ट वेयर आप कंफर्टेबली एक बेट लेना चाहेंगे इन स्टॉक्स पर? आई एम एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद द बैंक्स। आई थिंक हमारा यही मानना है कि बैंकिंग इंडेक्स में जो ब्रेकआउट हुई थी लास्ट मंथ, ये जेन्युइन है और ये अभी चलेगी, और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी को बचा के रखेगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ठीक है तो पूरा मार्केट ही जनरली ठीक रहता है। ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा, और सब क्वालिटी स्टॉक्स है। और जो रियल एस्टेट का जो थीम है, जो स्ट्रक्चरल स्टोरी आ रही है, दैट एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू बेनिफिट द बैंक्स। सो बैंक्स के पास इस लेवल्स पे काफी टेलविंड है, और क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहा है एंड थोड़े बहुत अंडर ओन्ड है, सो पोटेंशियल अपसाइड फ्रॉम हियर इज क्वाइट सब्सटैंशियल। और हमें सारे टॉप बैंक्स अच्छे लगते हैं। हमने इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस को रेकमेंड भी किया था। एचडीएफसी बैंक भी मुझे लगता है कि 1850 से 1900 के लेवल तक ग्रेजुअली चला जाएगा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बहुत अच्छी ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक देखी, और मुझे लगता है कि एसबीआई और कैनरा बैंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स नेम्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। सो अगर इस फॉल में कुछ खरीदारी करनी है तो बैंक्स में काफी कंफर्ट है। ये वैसे स्टॉक्स नहीं है जो कल सुबह आप देखेंगे कि 10% नीचे है। वो कंफर्ट इस बैंक निफ्टी में आती है, और वही सेम कंफर्ट मुझे कैपिटल गुड्स में भी है, जहां पर मैं एलएनटी रेकमेंड करता हूं, या फिर फाइनेंशियल्स में अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड देखेंगे। आई थिंक अभी का ऐसा मार्केट है कि 18,000 के इंडेक्स पे, 18,500 के इंडेक्स पे आपको एकदम इंडस्ट्री लीडर्स और टॉप नेम्स में रहना है। अगर आप उसमें कमिटमेंट बना के चलेंगे तो अगर बाजार में करेक्शन भी आती है तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। बिल्कुल गौतम, मैं रियल एस्टेट वाले मुद्दे पे वापस आता हूँ। आपने बताया कि वो बहुत अच्छा लग रहा है और कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। उसमें आपके टॉप पिक्स क्या हैं? एक तरफ तो ऐसे स्टॉक हैं डीएलएफ जैसे जो 10 साल के बाद
अपनी ओल्ड ग्लोरी में लौट रहे हैं, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हो गया। और ऐसे भी हैं कुछ इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए रियल एस्टेट में, और देन हमेशा लव्ड गोदरेज एंड ओबरॉयज ऑफ द वर्ल्ड। आपके क्या टॉपिक्स हैं रियल एस्टेट में? देखिए, हमने तो पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक को कवर किया एट गोल्डीलॉक्स, और वो काफी चले भी। स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे थे क्योंकि ये सब कुछ सालों के ब्रेकआउट्स हमने देखे, और मोस्टली अगर आप स्टॉक्स को देखें तो दे वेंट अप एनीवेयर बिटवीन 50 to 150%। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी ओवरहीटेड हो सकते हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें और अगले 12 से 18 महीनों की बात करें तो आई थिंक डीएलएफ अभी भी इस लेवल से काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि 20 से 50% की तेजी यहां से भी मिल सकती है। ओवरऑल रियलिटी काफी अच्छा लगता है। आई थिंक इस स्टॉक ने 5 साल का ब्रेकआउट देखा तो एनीथिंग अराउंड 900 ओवरऑल रियलिटी बिकम्स अ बाय। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म इस स्टॉक ने किया, बट देन अगर आप देखें तो ये 80 रुपया से चला था और 80 का ये डबल हुआ पिछले 6 महीनों में, और यहां से भी काफी तेजी मुझे लगती है। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी 220 से 250 के लेवल तक जा सकता है। तो अभी के लिए ये 3 स्टॉक्स मेरे फेवरेट्स हैं, और बैंगलोर बेस्ड कंपनीज जो प्रेस्टीज और ब्रिगेड है, मेरे हिसाब से इनमें भी काफी पोटेंशियल है। तो थोड़े डिप्स पे इनमें भी कमिटमेंट बना सकते हैं, बट रियल एस्टेट इज नाउ अ मीडियम टर्म प्ले। इस लेवल्स पे अगर आप लेके सोचते हैं कि कल वो चलेगा, नहीं, अब वो मोमेंटम चली गई है। सो डिप्स पे लीजिए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए। ठीक है, डिप्स पे लेने की सलाह रहेगी। साथ ही गौतम हम देख रहे हैं प्योरली हम अपने डोमेस्टिक क्यूज पर इस वक्त लिक्विडिटी तो एक बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन इंडियन मार्केट्स में इस वक्त जो है अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है। और कौन से डोमेस्टिक ट्रिगर्स आप देख रहे हैं, की ट्रिगर्स जिसके चलते दम पर आपको लगता है कि बाजार में तेजी बनी रहेगी आगे भी? प्रॉब्लम ये है कि सारे जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। द मार्केट हैज फैक्टर्ड इन एवरी पॉसिबल पॉजिटिव, और उसके कारण मुझे एक डर लगता है कि और क्या ट्रिगर आ सकता है जो इस बाजार को ऊपर ले जाए, और मुझे कोई ट्रिगर ऑनेस्टली नहीं दिखती है क्योंकि अर्निंग्स में भी मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया। एसआईपी के हिसाब से भी हमें मालूम है कि 10,000 करोड़ सिस्टम पे आ रही है। एक ही छोटी सी एडवांटेज लगती है कि अगर कोरोना थर्ड वेव नहीं आती है, जो होपफुली नहीं आएगी, तो जो अनलॉक सेट ऑफ स्टॉक्स है आई थिंक दे विल डू मच बेटर। सो जो पीवीआर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिगोज, डेल्टा कॉर्प, नेस्कोज, ये सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि दिस कैन एड एज अ फ्रेश कैटलिस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months, क्योंकि फिर इकोनॉमी और अच्छे से खुलेगी एंड पीपल विल बी अ लिटिल मोर स्पेंडथ्रिफ्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे और कोई ट्रिगर नहीं लगता है। एक नेगेटिव साइड जो हो सकती है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ वॉलिटिलिटी आता है, और अगर रुपी कंटिन्यूज टू डेप्रिशिएट एंड इफ द ऑयल कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट, ये जो थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स है आई थिंक कैन इंपैक्ट द मार्केट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो 18,500 के इंडेक्स पे थोड़ा सा केयरफुल होना बनता है। पीपल हैव बिकम वेरी केयरफ्री, उनको लगता है कि जिंदगी में करेक्शन आएगी ही नहीं, उन्होंने करेक्शन देखा ही नहीं है। बट नहीं, हर मार्केट का एक फेज आता है जहां पर गिरावट भी आती है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड देयरफॉर stay in the quality stocks. That's my only advice to your viewers. बिल्कुल, और ये आपने काफ़ी सही कहा गौतम, क्योंकि काफ़ी हद तक एक कंप्लेसेंसी आ गई थी मार्केट में कि अगर किसी दिन गिर भी जाता है तो लोग ऑलमोस्ट सर्टन होते थे कि अगले दिन फिर चलेगा। और डेली सुबह भी हम यही बात करते थे कि एसजीएक्स निफ्टी से कुछ अलग ही ट्रेंड, ज़्यादा बुलिश ट्रेंड स्पॉट में देखने को मिलता था। एक स्पेस गौतम, फार्मा, इस पर आपका व्यू क्या है और आपकी जो पसंद है, इज इट फोकस्ड ऑन हेवी वेट्स मे बी लाइक सन फार्मा, या फिर आपको मिड कैप में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं वहां पर? देखिए, pharma was one of the best performing sectors in the market in 2020. There was a time when nothing else in the market was doing well, but pharma was clearly the leader. फार्मा इंडेक्स ने 14,800-900 का लेवल टेस्ट किया, उसके बाद लास्ट 3 महीने से ये इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में है। नीचे में 14,000, ऊपर में 15,000। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन फेज इवेंचुअली विल लीड टू अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। एक बार 15,000 के ऊपर ये इंडेक्स चला तो 2,000 पॉइंट की तेजी आएगी। अब उसका हम लोग चार्ट्स में इंडिकेशंस देख रहे हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। और अगर ओवरऑल बाजार में करेक्शन आता है तो द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द डिफेंसेस, तो एफएमसीजी और फार्मा में वापस रुपए जाना शुरू कर देंगे। सो एक बार वेट करना चाहिए, 15,000 का लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए। और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आई थिंक हैवी वेट्स अच्छी लगती है। मिड कैप फार्मा
क्या होता है कि अगर बाजार ठीक नहीं है तो वो काफी जल्दी से गिर जाती है। द टॉप स्टॉक्स लाइक कैडिला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, आई थिंक डीवीज लैब, मेरे हिसाब से ये सब में फोकस रखना चाहिए। ये सब में काफी अच्छा रिटर्न बनेगी, चाहे बाजार खराब रहे या अच्छा रहे। आई थिंक फार्मा विल कम बैक इवेंचुअली। जी गौतम, एक बात आप बताइए, आपने आपने सही कहा कि काफ़ी तेज़ी से चला बाज़ार, कंप्लेसेंसी थी, वन वे चल रहा है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन हर एक बाज़ार में एक ऐसा लेवल होता है या फिर एक ऐसा सिनारियो होता है जिसे हम टिपिकली बाज़ार की भाषा में कहते हैं कि ये वर्स्ट केस सिनारियो है। मतलब इससे नीचे इस हालात में, इस स्ट्रक्चर में मार्केट आइडियली नहीं जाना चाहिए। आपके मन में वो लेवल कहाँ पर है जहाँ पर यू विल कंफर्टेबली एंड बोल्डली स्टार्ट बाइंग एटलीस्ट जो हैवी वेट क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जहां पर आप शायद इंतजार कर रहे हो या फिर अभी आपको महंगे लग रहे हो? देखिए, आज के मार्केट एनवायरनमेंट में वर्स्ट केस बोलना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्च 2020 में अगर कोई पूछता है कि वर्स्ट केस निफ्टी कितना नीचे जा सकता है तो नोबडी वुड हैव थॉट 7,500। और अच्छे एनवायरनमेंट में अगर कोई पूछता तो बेस्ट केस क्या है कि कितना ऊपर जा सकता है, नोबडी वुड हैव थॉट 18,500। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ लेवल। और क्योंकि बाजार इतना चला है और पिछले 18 महीनों में एक भी 10% का करेक्शन नहीं आया। अगर आप 2003 से 2007 का बुल मार्केट देखें तो वी हैड आई थिंक 7 और 8 करेक्शंस ऑफ मोर देन 15%। So it's a very unique bull market led by domestic money. It's very difficult to talk about worst case on an index level. मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म बेस है वो है 17,800 का, और एक मीडियम टर्म बेस है वो है 16,500। क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये दो नंबर्स दे रहा हूं। मेरे हिसाब से ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है गोइंग फॉरवर्ड। बट अब जिस तरह का मार्केट बन गया है, आपको थीम्स में इन्वेस्ट करना है, आपको पॉकेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से अनलॉक एक बहुत बड़ा थीम है, हमें अच्छा लगता है। अनलॉक ने एक ब्लैक स्वॉन इवेंट देखा लास्ट ईयर और यहां से वो चलते आ रहा है। आपने देखा कि इंडियन होटल्स में क्या हुआ, ऑलमोस्ट डबल हो गया 3 महीने में, और यहां से भी काफी बड़ी तेजी है क्योंकि इंडियन होटल्स ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। सो आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल के टाइम फ्रेम में ज्यादा कुछ नहीं किया। वहां पर अब पैसा बनेगा, वहां पर तेजी आएगी। अच्छी बात बोली। जाते आते गौतम, आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी देखते हैं, मुझे पता है, मैंने आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। आप टेक्निकल्स में वन ऑफ द रेयर गाइज जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी देखते हैं। तो बताइए, सेंसेक्स 1 लाख कब होने वाला है या कब, कितना टाइम लग सकता है? हम लोग बहुत अपने गेस्ट से ये बात पूछ रहे हैं, बट जिस हिसाब से मोमेंटम आया है, आपका चार्ट्स क्या बोलता है? देखिए, उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि बाजार जिस ट्रेंड से ऑलरेडी चल चुका है, मेरे हिसाब से एक लंबी कंसोलिडेशन आएगी, उसके बाद ही अब नेक्स्ट मूवमेंट आएगा। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, हमारा जो निफ्टी टारगेट है, हम लोग सेंसेक्स उतना क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं, बट जो हमारा निफ्टी टारगेट है लॉन्ग टर्म का वो है 20,400। तो अगर कुछ भी अगर फॉल आता है इस मार्केट एनवायरनमेंट में, तो दैट इज वन टारगेट विच इन्वेस्टेड शुड वर्क फॉर फ्रॉम अ 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव। उसके आगे देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड है, हर 3 महीने में पूरी दुनिया बदल जा रही है, तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। पर 20,400 तक का विजिबिलिटी है। एक बार मार्केट वहां तक पहुंचता है तो हम वापस रिव्यू करेंगे और फ्रेश टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। गौतम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी आपने सोचने विचारने के लिए और एनालाइज करने के लिए काफ़ी मसाला दे दिया हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके समय के लिए।